हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भारत की व्यवस्थापिका अर्थात संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन किया। इसके बाद हमने कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों पर चर्चा की। आज के वीडियो में हम सरकार के तीसरे अंग यानी कि न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों या इकाइयों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को न अपनाया जाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ संविधान की रक्षा करना भी है। वह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस तरह से किया गया है। भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय उसके अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहला बिंदु है न्यायाधीशों की संख्या। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। दूसरा बिंदु न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन नियुक्तियों के पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। तीसरा बिंदु है न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नांकित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। तीसरा, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कोई उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो। इस प्रकार भारत का कोई भी नागरिक जो यह योग्यताएं रखता है वह न्यायाधीश बनने के लिए सक्षम होता है। चौथा बिंदु है न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा उन पर महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, परंतु वे चाहे तो समय से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी या अयोग्य घोषित करके राष्ट्रपति से उसे हटाने के लिए निवेदन करे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता है। पांचवा बिंदु न्यायाधीशों को वेतन भत्ते व पेंशन। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निश्चय संसद अपने कानून द्वारा करती है। वेतन के अतिरिक्त नियमानुसार मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, स्टाफ कार आदि सुविधाएं भी दी जाती हैं। उन्हें नियमानुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा भी है। अगला बिंदु है न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां। किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा माननीय न्यायाधीशों के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। उनके किसी भी निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से यहाँ तक कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में आलोचना
नहीं की जा सकती। इसे ही उन्मुक्तियां कहते हैं। 7वां बिंदु है न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना। प्रत्येक नागरिक को अपने पद ग्रहण के पूर्व संविधान द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ लेना पड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। 8वां बिंदु है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्त होने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में या अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानूनों एवं लिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। आइए हम उन शक्तियों और विशेष क्षेत्राधिकारों पर चर्चा करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली शक्ति है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत होते हैं, वे हैं पहला राज्यों के मध्य विवाद। इसके अंतर्गत संघीय सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। दूसरा ऐसा विवाद जिसमें एक और संघीय शासन व एक या अधिक राज्य हों। तीसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों को भी सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। इसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्नांकित अपील सुनने का अधिकार है। क संवैधानिक अपीलें, ख दीवानी अपीलें, द फौजदारी अपीलें, घ विशेष अपीलें। तीसरा क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संसद एवं विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों एवं प्रशासकीय निर्देशों की वैधता को जांचने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों या नियमों की वैधता की जांच करता है कि ये नियम या विधियां संविधान के अनुसार हैं या नहीं। इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानूनों एवं लिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध भी घोषित कर सकता है। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। उसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं तथा इन्हें अभिलेख के रूप में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख इन निर्णयों को नज़ीर अर्थात उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इन नज़ीरों को मानते हैं और निर्णय करते समय इन नज़ीरों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगली शक्ति है
अन्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त अधिकारों के अलावा निम्नांकित कार्य भी करता है। अ. अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच करना। ब. अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, उन्हें पदोन्नति तथा पदच्युत करना। स. न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं।